हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का लेक्चर देखते हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन में या फिर एक रेलवे जंक्शंस पूरा तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे सबसे पहला था वाटर कॉलम्स, फिर उसके बाद था ऐश पिट्स, फिर उसके बाद था टर्न टेबल। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, उसका नाम है ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल्स या फिर 3 पॉइंट टर्न। अब ये कैसे काम करता है और क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्राइंगल, जैसे कि आप जानते हो, एक 3 साइड्स को मिलके एक बनता है, 3 कॉर्नर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल जब हम रेलवे में बना रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है और हमें मूव करके उसको 180 डिग्री टर्न करना है, उसे वापस इसी डायरेक्शन में भेजना है। जिस डायरेक्शन से हमारी ट्रेन आ रही है, हमें उसी डायरेक्शन में उसे वापस भेजना है। तो उसको यूज़ करने के लिए या तो हम टर्न टेबल यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में पढ़ाया था, या तो हम टर्न टेबल यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास जगह की कमी है, हम वहाँ पे इतनी बड़ी टर्न टेबल नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे हम बनाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल होते हैं जिसमें 3 रेलवे ट्रैक होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 रेलवे ट्रैक होते हैं जो आपस में मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स हमारे कर्व्ड होते हैं, जैसे आपको 3 और ये 2 वाला दिख रहा होगा, ये दोनों कर्व्ड हैं। और एक पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है, दिस वन पार्ट इज स्ट्रेट। ऐसे में क्या करते हैं हम, 2 पार्ट हमारे कर्व होते हैं, 2 जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं वो कर्व होते हैं, और एक रेलवे ट्रैक हमारा स्ट्रेट होता है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी कोई ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं आपको बना के बता रही हूँ, इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन आ रही है और हमें इसी डायरेक्शन में उसे वापस भेजना है। इस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है तो हम उसे इस वाले ट्रैक पे चढ़ा देंगे, इस वाले ट्रैक से वो इधर आएगी, इधर से वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, और स्ट्रेट पाथ से वो वापस इसी ट्रैक में इस डायरेक्शन में मूव करके चली जाएगी। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हमें अपनी ट्रेन का या इंजन का जो फेस है, उसे हमें 180 डिग्री चेंज करना है। वो जिस डायरेक्शन से आ रही है उसे वापस उसी डायरेक्शन में हमें भेजना है। इसके लिए हमने ऐसे, ऐसे और ऐसे ऐसे करके उसे 3 ट्रैक में चढ़ा दिया, तो वापस उसी डायरेक्शन में चलेगी। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल दिखता कैसे है? हकीकत में ट्राइंगल ऐसे दिखता है। ये हमारा एक कर्व पाथ है 1, जो हमारा ट्रैक 1 है, ये हमारा ट्रैक 2 है जो कर्व है, और ये हमारा ट्रैक 3 है जो कि स्ट्रेट है। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई भी ट्रेन आ रही है, वो इधर जाती है, फिर इधर मूव करती है, और फिर वापस इसी डायरेक्शन में वो आ जाती है। जो हमारा उद्देश्य था कि हमें इस ट्रेन को वापस इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है, तो हमारा उद्देश्य वो इस ट्राइंगल से पूरा हो जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। What are the triangles? उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। Triangles are used to turn railway equipment. Triangle हम यूज करते हैं टर्न करने के लिए रेलवे इक्विपमेंट, by performing the railway equivalent of a 3 point turn. एक ही 3 point turn होता है, ऐसे 1, 2 and 3 3 point turn होता है। The direction of locomotive और railway vehicle can be swapped around. इसका मतलब कि जो भी हमारा लोकोमोटिव या वैगन हम इसमें भेज रहे हैं, उसको हम वापस इसी डायरेक्शन में भेज सकते हैं, leaving it facing in the direction from which it came. उसी डायरेक्शन में हम वापस भेज सकते हैं जिस डायरेक्शन से वो आई है। It consists of 3 short length track. ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? ये मिलके बनता है 3 ट्रैक से, जो कि एक ट्राइंगल बनाते हैं। 3 पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, यहाँ पे हर एक, जहाँ पे ये दोनों ट्रैक मिल रहे हैं, हर एक पॉइंट पे एक पॉइंट और क्रॉसिंग दिया जाता है। 2 ट्रैक्स आर लेड इन कर्व्स, 2 ट्रैक इसमें कर्व में होते हैं, और एक जो ट्रैक होता है हमारा स्ट्रेट होता है। द इंजन मूव्स कंप्लीटली राउंड द ट्राइंगल एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑटोमेटिकली चेंज। जो इंजन होता है वो इस ट्राइंगल के तीनों तरफ घूमता है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से वो आया था, वो डायरेक्शन हमारी पूरी चेंज हो जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द बफर स्टॉप्स? बफर स्टॉप्स होते हैं अगर हमारी जो रेलवे ट्रैक है, अगर वो रेलवे ट्रैक हमारा खत्म हो गया, इसके आगे हम ट्रेन को नहीं भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बफर स्टॉप लगा देते हैं। अब नाम इनके अलग अलग होते हैं, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, फोटो से आपको पता लगेगा व्हाट आर द बफर स्टॉप्स।
ये होते हैं हमारे बफर स्टॉक्स। या आपने नॉर्मल कहीं पे भी देखे होंगे कि ऐसे हमारा ट्रैक चल रहा है और ट्रैक के बिल्कुल एंड में ऐसे दो टिम्बर या वुडन हम पिलर लगा देते हैं और वहाँ पे हम एक स्टॉपर काइंड ऑफ लगा देते हैं। या फिर हम रेलवे ट्रैक रेल को ही टर्न करके लगा देते हैं, या फिर हम एक मैसनरी ब्लॉक बना देते हैं, यहाँ पे हम एक दीवार खींच देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, भले वो किसी भी चीज़ से बने हो, या टिम्बर से बने हो, रेल ट्रैक से बने हो, या फिर हमने मैसनरी से बना, या फिर हमने ट्रैक को टर्न कर दिया हो, ऐसे किसी भी चीज़ को यूज़ करके हम स्टॉप कर रहे हैं कि ट्रेन आगे ना जाए, उसको हम कहते हैं बफर स्टॉप। ठीक है, बफर स्टॉप के बारे में पढ़ते हैं। द बफर स्टॉप एंड बम्पर, उनको हम बम्पर भी कहते हैं, इज अ डिवाइस टू प्रिवेंट रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम गोइंग पास्ट द एंड ऑफ फिजिकल सेक्शन ऑफ ट्रेन। इसका मतलब कि हम रेल को उसके आगे जाने से रोकते हैं, तो वहां पे हम बफर स्टॉप्स लगाते हैं। The design of the buffer stop is dependent in part upon the kind of couplings that the railway uses. इसका मतलब कि कौन सा बफर स्टॉप हम यूज करने वाले हैं इन चारों में से, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की उसमें ट्रेन जा रही है और कैसे उसे रोकना है। उसके बाद में इट कंसिस्ट ऑफ टिम्बर बीम। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं टिम्बर का। उसमें हम बीम लगा देते हैं जिसका सेक्शन होता है 30 बाय 13 सेंटीमीटर, जो कि एक बफर ऑन व्हीकल्स फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पे दो हमारे रेल टिम्बर के या फिर रेल के पार्ट्स फिक्स्ड होते हैं, उसके ऊपर हम एक टिम्बर की बीम लगा देते हैं। इससे हमारी ट्रेन उसको अगर टच भी करती है तो भी ट्रेन में कुछ हार्म नहीं पहुंचता है और वो रुक जाती है। दिस इज अ काइंड ऑफ बफर स्टॉप। उसके आगे हम पढ़ते हैं फॉलिंग मार्क्स। फॉलिंग मार्क्स हम एक मार्क को बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स पढ़ाया था कि ये हमारा एक ट्रैक जा रहा है और इसी ट्रैक में से एक हमारा टर्न होके इस साइड जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है और एक टर्न होके इस साइड जा रहा है। तो इन दोनों ट्रैक्स के बीच में जहाँ पे ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स बन गए, इन दोनों ट्रैक्स के बीच में जगह बहुत कम होती है। तो यहाँ पे कोई दो ट्रेन, अगर मान लीजिए इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है और इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है, तो वो आपस में टकराए नहीं, या आपस में ध्यान रखें कि आगे जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो संकरा होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोकोमोटिव पायलट्स या जो हमारे ट्रेन को चलाते हैं उनके लिए हम एक मार्किंग लगा के रखते हैं कि यहाँ पे दो ट्रैक्स आपस में मिल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से चलिए। तो उनको हम कहते हैं फॉलिंग मार्क। अब फॉलिंग मार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू अवॉइड द साइड कोलिजन बिटवीन टू ट्रेन। इसका मतलब कि वो दो ट्रेन्स में साइड में कोलिजन ना हो, जैसे एक ट्रेन स्ट्रेट जा रही है और एक ट्रेन टर्न हो रही है, तो इन दोनों ट्रेन्स के बीच में साइड में कोलिजन ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग फॉलिंग मार्क्स लगाते हैं। It should be fixed at a point where the spacing between the tracks begin to reduce. इसको हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे दोनों ट्रैक के बीच में जो जगह है, ये जो खाली जगह है, ये कम होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पे हम फॉलिंग मार्क्स लगाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्टोन और कॉन्क्रीट ब्लॉक। ये स्टोन या फिर कॉन्क्रीट ब्लॉक के बने होते हैं। ऐसे कुछ हम लगाते हैं फॉलिंग मार्क्स। जैसे मान लीजिए ये मेन लाइन हमारी जा रही है और ये टर्न आउट होके गया है, तो इन दोनों ट्रैक्स के बीच में जैसे ही जगह कम होनी शुरू हो गई है, वहीं पे हम अपना एक फॉलिंग मार्क लगा देते हैं। और ये कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है फॉलिंग मार्क। इन दोनों ट्रैक्स के बीच में आगे जाके स्पेस कम होने वाली है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से चलिए या फिर धीरे चलिए। अब उसके बाद आता है एग्जामिनेशन पिट्स। हमने इससे पहले पढ़ा था एश पिट्स। एश पिट्स यूज होता है जैसे कोल इंजन पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, या आजकल पहाड़ों पे कोल इंजन यूज़ होते हैं। तो जितना वो कोल यूज़ करते हैं या कोल को जलाते हैं, उसकी राख को कलेक्ट करने के लिए हम एश पिट्स बनाते थे। उस एश पिट की डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी होती थी, जितने इंजन की है उससे बड़ी होती थी, और बहुत ज़्यादा डीप होती थी ताकि जितना भी ऐश है वो कलेक्ट कर सके। एग्जामिनेशन पिट्स बिल्कुल ऐश पिट जैसा ही होता है, बस एक अंतर ये है कि इसमें राख जमा ना होके इसमें वो लोग एग्जामिनेशन करते हैं कि हमारे इंजन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, दिस इज द एग्जामिनेशन पिट। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग्जामिनेशन पिट।
इसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन पिट। यहाँ पे इसके ऊपर हम इंजन को खड़ा कर देते हैं और नीचे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे इंजन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग में कोई खराबी तो नहीं है, ब्रेक्स में खराबी तो नहीं है, उसकी फ्यूल में या फिर जो भी हम लुब्रिकेंट डालते हैं उसमें तो कुछ खराबी नहीं है। वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पिट्स आर सिमिलर टू एश पिट्स। एश पिट्स जैसे ही होते हैं, बट दे आर यूज्ड टू एग्जामिन द इंजन फ्रॉम अंडरनीथ। इंजन को एग्जामिन करने के लिए होता है उसके नीचे से, ऐसे उसके नीचे से हम एग्जामिन कर सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं जिसके थ्रू आप नीचे उतर सकते हैं। नीचे उतर के वो एग्जामिन इंजन के नीचे से एग्जामिन कर सकते हैं कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं है। These pits are longer and deeper than the ash pits. ये ash pits से ज़्यादा डीप होते हैं और ज़्यादा लंबे होते हैं। Provided in locomotive yard, जहाँ पे हम locomotive yard बनाते हैं वहाँ पे हम examination pits provide कराते हैं। अब बात आती है ट्रांसवर्सर्स की। ट्रांसवर्सर्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्सर्स कुछ ऐसे दिखते हैं जहाँ पे हम ना ही टर्न टेबल यूज कर सकते हैं, टर्न टेबल के लिए भी जगह नहीं है, जहाँ पे हम ट्राइंगल्स भी यूज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों जगह को हम इन दोनों चीज़ों को क्यों यूज करते हैं? इन दोनों चीज़ों को हम यूज करते हैं इंजन या फिर ट्रेन की डायरेक्शन चेंज करने। वहाँ पे हम टर्न टेबल और ट्राइंगल से दोनों चीज़ें यूज करते हैं। हमारे पास जगह की कमी है, ना हम टर्न टेबल बना सकते ना ही हम ट्राइंगल्स बना सकते, और हमारे पास इकोनॉमिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रांसवर्सर। ट्रांसवर्सर्स एक तरह का क्रेन होता है जो कि इंजन को या फिर बोगी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। जैसे इस फोटो में आप देखिए, ये पूरा जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक क्रेन जैसा है, कवर्ड क्रेन जैसा है। इस क्रेन के अंदर हमने एक बोगी भरी हुई है और इस बोगी को हमें जिस भी डायरेक्शन में ले जाना है, ये यहाँ पे उसका ट्रैक दिखाई दे रहा है, जिस भी डायरेक्शन में हमें ले जाना है ये क्रेन टर्न करती है और उसी डायरेक्शन में हम उस बोगी को ले जाते हैं। जहाँ पे भी हमें एग्जामिन करना है, जहाँ पे भी हमें रखना है, ये ट्रांसवर्सर्स उसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की डेफिनेशंस के बारे में। दे आर यूज टू शिफ्ट द पोजिशन ऑफ व्हीकल्स एंड लोकोमोटिव्स। इसको हम यूज करते हैं पोजीशन शिफ्ट करने के लिए व्हीकल्स एंड लोकोमोटिव्स। दे प्रोवाइड एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग इंजन्स एंड व्हीकल्स। इसको हम एक अरेंजमेंट बोलते हैं जो कि ट्रांसफर कर सकता है इंजन्स को और व्हीकल्स को। पूरे इंजन्स या फिर हमारी बोगी को ये पूरा ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसवर्सर्स आर प्रेफर टू टर्न आउट्स, क्रॉस ओवर्स एक्सेट्रा। इनको हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे जगह बहुत कम होती है, जगह की हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं, जैसे टर्न आउट्स या फिर क्रॉस ओवर्स में। ऐसी जगह पे अगर हमें अपना इंजन या फिर बोगी की डायरेक्शन चेंज करनी है या ट्रांसफर करना है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे, तो हम ट्रांसवर्सर्स यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म माउंटेड ऑन रोलर्स। इसका मतलब कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि रोलर्स लगे रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। उस रोलर्स के थ्रू हम इसको जिस भी जगह ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। Vehicles to be shifted is placed on the transversal। जिस भी व्हीकल को हमें शिफ्ट करना है उसे ट्रांसवर्सर में रख देते हैं। देन ट्रांसवर्सर इज मूव्ड साइडवेज। अब उस ट्रांसवर्सर को हम मूव करा देते हैं और जहाँ पे हमें उसे प्लेस करना है वहाँ पे हम रख लेते हैं। ये एक फोटो है ऑफ अ ट्रांसवर्सर। ऐसा कुछ वो दिखता है, केज जैसा होता है, ये उसकी लेंथ होती है, ये उसके रोलर्स होते हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रैक होता है। तो इसके अंदर हम इंजन या बोगी रख के उसको ट्रैक में थ्रू या फिर रोलर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा, दैट इज डी रेलिंग स्विच। डी रेलिंग स्विच एक ऑर्डिनरी पॉइंट स्विच ही होता है। स्विच जैसे मैंने आपको बताया था एक जगह से दूसरी जगह में जब चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं स्विच। The switch is open to the normal position and is generally provided near the dead end of the siding। इसका मतलब जहाँ पे हमारा ट्रैक खत्म हो रहा है वहाँ पे हम अपना एक डी रेलिंग स्विच प्रोवाइड कराते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे मान लीजिए हमारी जो ट्रेन है वो इस ट्रैक पे चल रही है और ये ट्रैक आगे जाके खत्म हो गया है। अब इस ट्रैक पे हमारी ट्रेन आ गई, हमें इसे चेंज करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर हमें इसे किसी यार्ड में भेजना है। तो हम क्या करते हैं, एक उसके बगल में जहाँ पे हमारा रेलवे ट्रैक खत्म हो गया है
उसी के बगल में हम एक और रेलवे ट्रैक बना देते हैं जिसको हम कहते हैं डी रेलिंग स्विच। इसको हम कहते हैं डी रेलिंग स्विच। ठीक है, डी रेलिंग स्विच का मतलब होता है हमारी ट्रेन अगर यहाँ पे खड़ी है, हमारी इंजन या बोगी यहाँ पे खड़ा है, तो वो इस ट्रैक को अकोमोडेट या फिर बिजी करके खड़ा है। इस ट्रैक को खाली करने के लिए हम अपने इंजन या बोगी को इस ट्रैक में शिफ्ट कर देते हैं और इस ट्रैक से फिर हम वाया ट्रांसवर्सर्स या फिर हम टर्न टेबल्स के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू इसको हम यार्ड में ले जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे दिखता है। ये देखिए हमारा यहाँ पे कहीं डेड एंड होने वाला है, हमारा ट्रैक खत्म होने वाला है, उसी के बगल में हम अपना एक डी रेलिंग स्विच प्रोवाइड करा करते हैं ताकि जो हमारी ट्रेन है या इंजन है वो अननेसेसरी इस ट्रैक को घेर के ना रखे, उसको हम यहाँ खड़ा कर दें। इसको हम कहते हैं डी रेलिंग स्विच। अब आती है बात ड्रॉप पिट्स की। ड्रॉप पिट्स क्या होते हैं? ड्रॉप पिट्स होते हैं जिनको हम राइट एंगल ऑन द ट्रैक्स बनाते हैं एग्जामिन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए बनाते हैं ऑफ द ओल्ड व्हील्स। जितने भी हमारे बोगी में या इंजन में जो पुराने पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनको चेंज करना, व्हील्स को चेंज करना या फिर रिपेयर करना, इन सबको या एग्जामिन करना, इन सबको देखने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप पिट्स बनाते हैं। ये बिल्कुल एग्जामिनेशन पिट्स जैसे ही होते हैं, बस यहाँ पे एक अंतर होता है कि यहाँ पे व्हील्स को चेंज करने, उनको रिपेयर करने की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इन दीज पिट्स द व्हील्स ऑफ द लोकोमोटिव आर लोअर्ड। उनको व्हील्स को हटाया जाता है, उसके बाद उनको बाहर निकाल के अलग अलग जैक से बाहर निकाल के चेक करा जाता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करा जाता है, नए व्हील्स लगाए जाते हैं। ये इन सबको हम कहते हैं ड्रॉप पिट्स। अब आती है बारी स्कॉच ब्लॉक। स्कॉच ब्लॉक होता है एक वुडन ब्लॉक होता है जिनको हम एक व्हीकल्स के बीच में जहाँ पे दो ट्रैक आपस में मिल रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे हम कहीं लगाते हैं। जैसे एक ट्रैक हमारा स्ट्रेट जा रहा है और एक ट्रैक हमारा टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं जहाँ पे एक ट्रैक टर्न हो रहा है, यहाँ पे कहीं हम लगाते हैं स्कॉच ब्लॉक। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ वुड, या फिर वो वुड का बना होता है या फिर वो रेल का बना होता है, which is held and locked in position। बिल्कुल अच्छे से उसे फिक्स करा जाता है। It forms an obstruction to the passage of vehicles and hence it prevents the escape of vehicles beyond the dead end of the siding। इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसके आगे हमारा पहिया जा ही ना पाए। स्कॉच हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसके आगे हमारा पहिया जा ही ना पाए और वो वहीं के वहीं रुक जाए, उसको हम कहते हैं स्कॉच ब्लॉक। उसके बाद आते हैं सैंड हम्प। सैंड हम्प हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रैक है, उसके आगे हम एक रेत का बड़ा सा टीला बना देते हैं, उसको हम कहते हैं सैंड हम्प। द रेल इन द डेड एंड साइडिंग आफ्टर सम फिक्स्ड डिस्टेंस गेट एम्बेडेड इन द सैंड एंड कम्स टू रेस्ट। अगर हमारा जो ट्रेन है जैसे यार्ड्स वगैरह में होता है, यार्ड्स में बिना इंजन के हमारा जो बोगी है वो ट्रेवल करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या ग्रेविटी के थ्रू वो ऐसे ऊंचाई पे अगर हमने कोई ट्रैक बनाया तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, अपने आप ड्यू टू ग्रेविटी वो आके इस ट्रैक पे आ जाता है। इसको ब्रेक करने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे सैंड हम्प्स बना देते हैं, एक रेत का टीला बना देते हैं, ताकि क्योंकि उसमें इंजन नहीं है, उसमें ब्रेक्स नहीं है, ताकि वो अपने आप इसके पास आके रेत में आके धंस जाए और वो रुक जाए। तो उनको हम साइडिंग्स में बनाते हैं, साइडिंग्स जहाँ पे हम यार्ड्स में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आता है वे ब्रिज, जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, वे मतलब वेट, इसका वेट लेना, एंड ब्रिज, इनको हम प्रोवाइड कराते हैं बीच में किसी भी ट्रैक पे, ताकि हम वजन ले सकें कि हमारी जो ट्रेन इसके ऊपर से जा रही है वो कितने वजन की है, वो अपने वजन से ज्यादा वजन लेके तो नहीं चल रही है। जैसे मान लीजिए एक पैसेंजर वाली जो बोगी होती है उसमें हमारे जितने पैसेंजर्स अलाउड हैं उससे ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, या फिर जितना सामान अलाउड है, लगेज अलाउड है, उससे ज़्यादा लगेज जो लेके चल रहे हैं, तो उससे हमारी जो बोगी होती है वो ओवरवेट हो जाती है, तो उसके कारण ओवरलोडेड हो जाती है।
तो हमारे ट्रैक में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसको चेक करने के लिए कि जो हमारा ट्रेन है या बोगी है वो ओवरलोडेड तो नहीं है, हम वे ब्रिज लगा के रखते हैं। इस पूरे ट्रैक में सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो येलो कलर का मार्क करा हुआ है। इस येलो कलर के मार्क के ऊपर से जैसे ही कोई ट्रेन जाती है, यहाँ से ये वे ब्रिज कनेक्टेड होता है, यहाँ पे ये उसका वेट बता देता है कि कितना वजन का हमारे ऊपर से पहिया गया है। These are the level platforms with rails and are connected to the main track. Main track से connected होते हैं। The beam rests on the knife edge and attached to the lever which loaded wagons come. इसका मतलब कि वो एक लीवर से अटैच होता है जिसके ऊपर से कोई भी हमारी बोगी जाती है तो वो उसको माप लेता है और वो बता देता है कि कितना वेट है। द लीवर मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड एंड वेट इज इंडिकेटेड। वो उसका वेट बता देता है कि कितने वजन का हमारे ऊपर से गाड़ी गई है। जैसे इसमें देख लीजिए, इस ट्रैक में सिर्फ इतना पोर्शन है जो येलो मार्क है, यहाँ पे एक लीवर कनेक्टेड होता है जो उसका वेट बता देता है कि कितने वजन का हमारे ऊपर से लोकोमोटिव या फिर वैगन्स गए हैं। अब इसके आगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।